एवरीवन, स्वागत है आपका हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की 7वीं कक्षा में। तो आज हम अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जिसमें कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स को और एसटीडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रासेप्टिव मेथड्स की जरूरत क्या होती है और ये क्या होते हैं। देखिए, हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको पता है हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेकर के बैठे हैं, यानी कि हमारे यहाँ स्पेस तो कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यानी कि पर फैमिली साइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी हमारी फैमिली है जिसके अंदर मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ है। अब उसके अंदर अगर उसी की फैमिली में 6 मेंबर्स होंगे तो बताइए हर पर मेंबर जो सैलरी है वो कम हो जाएगी ना, यानी कि पर मेंबर के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा। यानी कि हर इंसान को जितने रिसोर्सेस मिलने चाहिए थे उतने प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है जो नए बच्चे आ रहे हो, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हो, वो आगे पढ़ाई भी ना कर पाए। तो अगर ऐसे बच्चे जनरेट हो रहे हैं जो ना रिसोर्सेज बन पाएंगे, ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, ना उन्हें ढंग से न्यूट्रिशन मिल पाएगा, तो आगे जाकर के सिर्फ वो एक लायबिलिटी बन करके रह जाएंगे, यानी कि वो आगे हमारी कंट्री के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे लिए किसी काम की तो नहीं है। ऊपर से कंट्री के रिसोर्सेज को बचाने के लिए पॉपुलेशन एक कंट्रोल में रहनी चाहिए। जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, पॉवर्टी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जो विमेंस होती हैं वो मेंटली और फिजिकली एक बच्चे को कंसीव करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वो ना ही मेंटली प्रिपेयर है, ना ही वो फिजिकली प्रिपेयर है। तो आगे आने वाला जो चाइल्ड होगा उसको वो ढंग से जनरेट नहीं कर पाएगी, ढंग से वो उसको पाल नहीं पाएगी अगर वो फिजिकली कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने आप को। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मेथड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे मेथड्स को बोला जाता है कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ये मेथड्स क्या करते हैं? ये मेथड्स स्पर्म को ओवा से फर्टिलाइज होने से रोकते हैं। ये मेथड्स स्पर्म को ओवा से फर्टिलाइज होने से रोकते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। जब जाइगोट ही नहीं बनेगा तो बेबीज भी नहीं फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स विच द मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी आर नोन एज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, इस मेथड्स में 3 तरीके के मेथड्स आते हैं। पहला आता है मैकेनिकल मेथड्स, दूसरे आते हैं केमिकल मेथड्स और तीसरे आते हैं सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं मैकेनिकल बैरियर्स में। मैकेनिकल बैरियर्स में सबसे पहले जो हमारे मेथड्स आते हैं वो आते हैं कॉपर टी और कॉन्डम्स। ठीक है, अब जो कॉपर टी है, कॉपर टी को अगर हम देखें तो कॉपर टी किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए, कॉपर टी लगाया जाता है हमारा जो फीमेल यूट्रस होता है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर कॉपर टी को प्लेस करा जाता है। और जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल पेनिस के ऊपर प्लेस करे जाते हैं। तो कॉपर टी किसके अंदर हो गया? कॉपर टी हो गया फीमेल के अंदर। ठीक है, और कॉन्डम्स यूज करे जाते हैं मेल्स के थ्रू। कैसे? देखिए, कॉन्डम्स जो है दीज आर जस्ट कवरिंग फॉर पेनिस, यानी कि पेनिस के लिए कवरिंग जो है, पेनिस को अगर हम कवर कर दें तो सीमेन बाहर नहीं आ पाएगा। जब सीमेन बाहर नहीं आ पाएगा तो सीमेंस के थ्रू स्पर्म्स भी बॉडी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का मैकेनिकल बैरियर है, एक बैरियर बीच में लगा दिया है। ना तो हमने किसी भी तरीके की बॉडी में केमिकल्स को चेंज करा है, ना ही हमने सर्जरी को यूज करा है। सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई बैरियर ऐसा लगा दिया है जो स्पर्म्स को और ओवा को फर्टिलाइज होने से रोक रहा है। ये टेम्पररी होते हैं। ओके, अब ये क्या है? कॉपर टी क्या है? जैसे ये मेल पेनिस के ऊपर प्लेस करा जाता है, ऐसे ये फीमेल वेजाइना के अंदर या फिर फीमेल यूट्रस के अंदर प्लेस करा जाता है। कॉपर टी टी का है, यानी कि टी शेप का होता है। कॉपर टी क्यों है? क्योंकि कॉपर का बना हुआ होता है। कॉपर और प्लास्टिक मिक्स होते हैं। कॉपर और प्लास्टिक मिक्स करके एक टी शेप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। टी शेप के स्ट्रक्चर को किस में प्लेस करा जाता है? फीमेल यूट्रस में प्लेस करा जाता है। कैसे प्लेस करा जाता है? इस तरीके से। ठीक है, ये टी शेप का स्ट्रक्चर है, इसको इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। अब देखिए, ये जो टी शेप का स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कर रहा है? ये हमारे सर्विक्स को ब्लॉक कर रहा है। सर्विक्स अगर ब्लॉक हो जाएगा यानी कि यहाँ से कुछ भी चीज अंदर नहीं कर पाएगी, कुछ भी चीज एंटर नहीं कर पाएगी, यानी कि यूट्रस भी ब्लॉक हो जाएगा। इसी वजह से स्पर्म्स भी क्या करेंगे? यहाँ पर जो ओवा बैठा हुआ होता है ना, ओवा के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें क्या करा? कॉपर टी को किस में प्लेस करा गया? यूट्रस में प्लेस करा गया, जिसने क्या करा? सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया, सर्विक्स के एरिया को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इसमें क्या आ गया? इसमें ये चीज बीच में ब्लॉकेज बन गई।
ठीक है, तो ये क्या है, ये है मैकेनिकल बैरियर्स। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम क्या करें, अपने बॉडी के हार्मोनल सिस्टम में चेंज ला दें। हार्मोनल सिस्टम क्या, मैंने आपको बताया था कि जब प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी के बाद से हमारे अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, हार्मोन्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने जो मेनली पढ़े हैं वो हमने मेल में पढ़ा है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल पढ़ा है ईस्ट्रोजन। ये क्या हेल्प करवाते हैं, ये हमारे स्पर्म्स के और ओवा के प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। ये हार्मोन्स स्पर्म्स के और ओवा के प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। लेकिन केमिकल मेथड्स क्या करते हैं, केमिकल बैरियर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को जाकर के बदल देते हैं। जब हार्मोनल सिस्टम बदल जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो ये हमारे हार्मोन्स बन रहे थे, ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। जब ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं तो स्पर्म्स का और ओवा का प्रोडक्शन टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है, तो जब स्पर्म्स का ओवा का प्रोडक्शन रुक जाता है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं, कुछ पिल्स होती हैं, पिल्स ली जाती हैं, उनको डायरेक्टली ऐसे हम केमिकल्स तो कंज्यूम नहीं करेंगे, तो पिल्स ली जाती हैं। इन पिल्स को खाने के बाद क्या होता है, ये पिल्स क्या करती हैं, हमारे हार्मोनल बैलेंस को बॉडी के चेंज कर देती हैं और हमारे जो हार्मोन्स जरूरी थे बनने के लिए वो नहीं बन पाते इन केमिकल मेथड्स की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा केमिकल मेथड। तीसरा आता है सर्जिकल मेथड। अब ये जो सर्जिकल मेथड होता है ना, ये होता है टेम्पररी, इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सर्जिकल मेथड में क्या होता है, दो टाइप्स के सर्जिकल मेथड होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टोनॉमी और एक होता है वेसेक्टोनॉमी। अब ये होते क्या है, देखिए ट्यूबेक्टोनॉमी करा जाता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर कैसे, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पार्ट देख रहे हैं ट्यूब जैसा, इसको क्या बोला था, ओविडक्ट। इसको क्या बोला था, ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में क्या होता है, ओवरी से ओवा रिलीज होता है, ओवरी से यहाँ से ओवा रिलीज होता है और ओवा रिलीज होते हुए फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट के अंदर जाता है। फैलोपियन ट्यूब भी इसका नाम है। तो ओवा क्या करेगा, ओवरी से निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आकर के, यहाँ पे जब वो पहुंच जाता है ना, तब यहाँ पे वो वेट करता है और स्पर्म से फर्टिलाइज करता है ना। तो अगर मैं इस ओवा के रास्ते को बीच में से काट दूं तो क्या ये यहाँ तक पहुंच पाएगा, क्या ये यहाँ तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोनॉमी के अंदर, ये ट्यूबेक्टोनॉमी का डायग्राम है, ट्यूबेक्टोनॉमी का डायग्राम है, तो इसमें क्या करते हैं, जो ओविडक्ट होती है ना, ओविडक्ट को दोनों साइड से काट देते हैं, कट कर देते हैं दोनों साइड से ओविडक्ट को, और दोनों साइड से टाई कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करा इन्होंने, जो हमारी ओविडक्ट थी, यानी कि जो ओवा का रास्ता था, उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कैसे कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको काट दिया, काट करके यहाँ पे टाई कर दिया। तो अब जो ओवा निकलेगा वो ओविडक्ट में सिर्फ यहाँ तक आएगा, लेकिन इससे आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रास्ता क्या है, ब्लॉक हो गया। इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोनॉमी। किसके अंदर करा जाता है, ट्यूबेक्टोनॉमी करा जाता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर क्या करा जाता है, ओविडक्ट को कट कर दिया जाता है। सिमिलरली जो वेसेक्टोनॉमी होती है, वेसेक्टोनॉमी करी जाती है मेल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, देखिए ये है हमारे टेस्टिस, ये है टेस्टिस। टेस्टिस के साथ क्या कनेक्टेड है, टेस्टिस के साथ कनेक्टेड है वासा डिफरेंस। टेस्टिस के साथ कनेक्टेड है ये ट्यूब जिसका नाम है वासा डिफरेंस। अब टेस्टिस बनाती है स्पर्म्स और वासा डिफरेंस के थ्रू, वासा डिफरेंस एक ट्यूब है उसके थ्रू भेजती है मेल पेनिस के अंदर। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, वेसेक्टोनॉमी के अंदर जैसे इसके अंदर ओविडक्ट जो कि रास्ता था ओवा का, उसको काट दिया। सिमिलरली जो टेस्टिस है ना, उससे निकलने वाले जो स्पर्म्स है उसके रास्ते को काट देते हैं, यानी कि वासा डिफरेंस को बीच में से कट कर देते हैं। वासा डिफरेंस को कट करने के बाद दोनों साइड से टाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हो गया परमानेंट मेथड। देखिए एक बार जो कट गया ओविडक्ट वो दोबारा से तो जुड़ेगा नहीं, एक बार जो वासा डिफरेंस कट गई वो दोबारा से तो जुड़ेगा नहीं। तो क्या होगा, ये कैसे सर्जिकल मेथड्स कैसे हो गए, सर्जिकल मेथड्स होते हैं हमारे परमानेंट मेथड्स। ऊपर के जो मैकेनिकल मेथड दिखाया और केमिकल मेथड दिखाया, ये होते हैं टेम्पररी मेथड, कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद आप इनके अपने हिसाब से इन्हें चेंज कर सकते हो। जैसे कॉपर टी एक बार अगर प्लेस हो गया तो उसको हटाया भी जा सकता है जब आप चाहें। अगर अब मैं इन्हें पूछूं, ये जो मैंने मैकेनिकल, केमिकल, सर्जिकल मेथड्स पढ़ाया है, इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, इन मेथड्स में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो मैं कहूंगी मैकेनिकल बैरियर्स में कॉन्डम्स इज द बेस्ट मेथड। क्यों,
क्यों? क्योंकि बाकी जो 3 मेथड्स दिखाए ना मैंने, एक तो कॉपर टी, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं? कई बार अगर सर्जरी ढंग से नहीं करी जाएगी, सर्जरी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। केमिकल मेथड, भाई केमिकल मेथड तो हमारे अंदर जाके पूरे हार्मोनल सिस्टम को ही बदल रहा है। केमिकल मेथड तो पूरे के पूरे हार्मोनल सिस्टम को ही बदल रहा है, हार्मोन्स में गड़बड़ाहट कर रहा है। हार्मोन्स के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो पक्का हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या है, केमिकल मेथड्स भी इतने यूजफुल नहीं है। और कॉपर टी जब एक बार फीमेल में प्लेस कर दी जाती है, एक तो कई बार उसका पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरी बात कई बार ये यूट्रस में इरिटेशन कर देती है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स क्या हो गए, ये सारे मेथड्स कहीं ना कहीं हमारे क्या कर रहे हैं, इरिटेशन कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, ये डिजीजेस को स्प्रेड होने से नहीं रोकते। आगे पढ़ने वाले जो एसटीडीज है ना, एसटीडीज के लिए बैरियर जो है, एसटीडीज के बैरियर होता है कॉन्डम्स। बाकी जो होते हैं, बाकी मेथड्स के थ्रू हम डिजीजेस को नहीं रोक सकते। अगर डिजीजेस को रोकना है तो ये बाकी मेथड इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इन मेथड्स के थ्रू हमारी डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो मैंने सर्जिकल मेथड पढ़ाया ना, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ऐसे ही कुछ मेथड्स, यानी कि सर्जरी का इस्तेमाल कई बार क्या होता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के लिए, यानी कि केवल गर्ल का अबॉर्शन कराना हो या फिर केवल बेबी बॉय का अबॉर्शन कराना हो। जैसे बॉय का तो कोई नहीं कराता है ना, पुराने के जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जो लड़कियां होती थी उनको ऐसा माना जाता था कि अच्छी नहीं होती, तो क्या कराते थे, वो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करा देते थे। डॉक्टर ये पहचान लेते थे कि जो पलने वाला बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, वो गर्ल है या बॉय है, और जैसे उनको पता लग जाता था ये गर्ल है तो वो उसका अबॉर्शन करा दिया करते थे। यानी कि सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल कई बार किस लिए होता था, सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल हो जाता था सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हो रहा है, ये अबॉर्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने ये बता दिया कि बच्चा लड़की है या लड़का है। यहाँ पे क्या हुआ, मेन रीजन क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने ये बता दिया कि लड़का है या लड़की है। अगर ये डॉक्टर बताता ही नहीं कि लड़का है या लड़की है तो पता ही नहीं लगती है ना, पता ही नहीं लगती। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में एक मेथड यूज करा जाता था जिसको बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर जेंडर डिटर्मिनेशन। ठीक है, जेंडर डिटर्मिनेशन। डॉक्टर्स क्या करते थे, डॉक्टर्स पहले ही बता दिया करते थे कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा। ऐसे में क्या होता था, उनको जब पहले से पता लग जाता था तो दिक्कत हो जाती थी, उनका माइंडसेट पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। इसलिए क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। अब ये एक इलीगल काम है। ठीक है, डॉक्टर्स इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप पढ़ते हैं एसटीडीज के बारे में। एसटीडीज क्या होती हैं, एसटीडीज यानी कि ऐसे डिजीज, देखिए बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिजीजेस होती हैं। जैसे कि जुकाम होता है, जुकाम कैसे फैलता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, मतलब कि अगर आप किसी जुकाम वाले पर्सन के पास जाएंगे तो आपको भी कोल्ड कैच कर लेगा। ठीक है, और इसी तरीके से कई ऐसे होते हैं जो झूठा खाने से फैल जाती हैं बीमारियां। तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, ऐसी डिजीजेस को बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर एसटीडीज। अब उन्हें पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अब पढ़ते हैं एसटीडीज के बारे में। तो एसटीडीज आपको 3 पढ़नी है। पहली है एड्स, दूसरी गोनोरिया और तीसरी है सिफिलिस। एड्स क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम में जो डिजीज खराबी कर दे उसको बोला जाता है एड्स। एड्स किससे फैलती है, एड्स फैलती है एचआईवी से। एचआईवी क्या होता है, एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक तरीके का वायरस होता है, जैसे कोरोना फैलाने वाला कोरोना वायरस था ना, इसी तरीके से एड्स फैलाने वाला वायरस है एचआईवी, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन दोनों की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, एड्स में क्या होता है, एड्स में जो एचआईवी वायरस है ना, वो आकर के हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि वो सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है, वो सिस्टम जो बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है, उस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या होता है, जो इंसान होता है वो वैसे ही बीमार हो जाता है। एक तो उसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, छोटी छोटी डिजीजेस भी उससे पकड़ लेती हैं। दूसरी बात, कई बड़ी डिजीजेस जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी एड्स के होने से हो जाती हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये हो गई तो क्या होगा, हो गई तो कुछ नहीं होगा, 2 साल में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इंसान मर जाता है। ठीक है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इंसान मर जाता है, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। एड्स क्या है, एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं, इतनी खतरनाक है कि 2 से 3 साल में इंसान की जान ले सकती है।
अब ये डिजीज का लिए क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये डिजीज सबसे ज्यादा जो फैलती है ना वो सेक्सुअल इंटरेक्शन से फैलती है। ये डिजीज फैली ही इस वजह से है क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरेक्शन से फैलती है। हालांकि और मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी जो नीडल है ना, उसको जो इंजेक्शन लगाया गया था वही इंजेक्शन किसी नॉर्मल पर्सन को लगा दिया जाए तो उसको एड्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपने किसी का ऐसा इंजेक्शन लगवा लिया जिसको एड्स था, उसका ब्लड उस पर लगा हुआ था, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है। और सबसे खतरनाक बात क्या है इसमें, एड्स अगर एक पार्टनर को है तो दूसरे पार्टनर को भी हो जाएगी। अब क्या होगा, अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा, जो बच्चा आने वाला होगा ना उसको भी एड्स हो जाएगा। यानी कि ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से बीमारी फैलती है और आगे आने वाला जो बच्चा है उसका भी कोई इलाज नहीं, तो कुछ टाइम बाद वो भी मर जाएगा। तो यानी कि एड्स जिसको हो गया वो तो खत्म ही हो जाएगा फिर। तो इसके क्या है, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है क्या, मैकेनिकल मेथड्स को यूज करना। ठीक है। अब दूसरी या तीसरी डिजीज है वो क्या है, गोनोरिया और सिफिलिस। इनके बारे में बस इतना नाम ध्यान रखिए क्या है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जेनिटल एरियाज में डिजीजेस होती हैं। ठीक है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, एड्स जो है वो वायरस के थ्रू फैलती है। कौन सा, HIV, वायरस के थ्रू फैलती है HIV। लेकिन ये जो दोनों बाकी मैंने डिजीज दिखाई है, गोनोरिया और सिफिलिस, ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। इनका क्योर भी है लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है, अभी तक कोई क्योर इसका नहीं मिल सका है। तो इतनी चीजें आपको क्या पढ़नी है, एसटीडीज में पढ़नी है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। पूरा चैप्टर क्वालिटी के साथ खत्म कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमंस, एसटीडीज, कंट्रासेप्टिव मेथड, सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।